नीता, अब आता है आपकी जो आपने 10th में नहीं पढ़ा और 11th का टॉपिक है नया आपके लिए, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी। इसमें ना क्या होता है, हमने एक मेथड है, ये एक टाइप का समझ लो टर्म्स है जो डॉक्टर्स या कोई भी यूज़ करते हैं ये बताने के लिए कि इसमें रेस्पिरेशन का क्या वॉल्यूम होगा, इसमें अगर इंस्पिरेशन हो रही है तो क्या वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी में सबसे पहली टर्म आपकी है टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम क्या है, जितनी एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर आप जितनी इंस्पायर कर रहे हो और एक्सपायर कर रहे हो ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। मतलब अभी जैसे मैं बोल रही हूँ या आप जैसे आप चुपचाप मेरी बात सुन रहे हो तो आप कुछ एयर अंदर ले रहे होगे, इंस्पायर कर रहे होगे और कुछ एयर बाहर छोड़ रहे होगे। तो जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर और बाहर दे रहे होंगे वो आपकी होगी टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जितनी एयर आप इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो दैट इज योर टाइडल वॉल्यूम। और ये एक हेल्दी मैन में अबाउट 500 ml होती है। ठीक है, इसमें लिख रखा है हेल्दी मैन में अबाउट 6000 to 8000 ml होती है पर मिनट। मतलब पर एक मिनट में आप 6000 से 8000 ml ऑफ एयर अपने अंदर इंस्पायर या एक्सपायर करते हो। उसके बाद आपकी दूसरी टर्म है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है कि आपने फोर्सफुली इंस्पायर किया और जितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आप अंदर लोगे दैट इज योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल रेस्पिरेशन में हो रही थी जितनी आप एयर इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर रहे हो। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है, आपने फोर्सफुली रेस्पिरेशन की, इंस्पिरेशन की, सांस अंदर ली और जितनी एडिशनल एयर आएगी, मतलब 6000 और 8000 से बढ़कर और एयर जो आ रही है वो आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये कितनी होती है, 2500 से 3000 ml। सेम आपका अगर मैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलूँ तो ये क्या है, जितनी एडिशनल ऑफ एयर आप जब फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर रिलीज करते हो दैट इज योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे आपने फोर्सफुली कोई आसन होता है, योगा आसन होता है जिसमें मुझे नाम नहीं याद, जिसपे आप सांस अंदर और बाहर छोड़ने का काम करते हो फोर्सफुली, तो उसमें आप जितना फोर्सफुली अंदर लेके एयर लोगे वो कितनी होगी, 2500 से 3000 ml। और एक्सपिरेटरी में कितनी होगी आपकी एवरेज 1000 से 1100 ml। ठीक है, तीनों टर्म क्लियर होगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज पे क्या है, रेजिडियल वॉल्यूम। ठीक है, रेजिडियल वॉल्यूम क्या है, कभी भी ये तो आपने 10th में टर्म पर सुनी थी कि आपका लंग्स कभी खाली नहीं रहता। ठीक है, आपका लंग्स हमेशा कुछ ना कुछ एयर उसमें हमेशा रहेगी। तो जो एयर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में रहती है आफ्टर फोर्सफुली एक्सप्रेशन के बाद भी, आपने फोर्सफुली बाहर एयर छोड़ी लेकिन कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा रहेगी, वो आपका क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल का मतलब ही यही होता है बचा हुआ। ठीक है, तो जो बची हुई एयर आपके फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद आपके लंग्स या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहती है दैट इज योर रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है, 1100 ml से 1200 ml तक। उसके बाद आपका कैपेसिटी, ये वॉल्यूम हो गया। अब कैपेसिटी की बात करें तो सबसे पहले आपकी कौन सी है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या होगा, एक तो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, जो नॉर्मल वाली इंस्पिरेशन थी, प्लस में आप जो फोर्सफुली एयर अंदर ले रहे थे दैट मीन्स इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, जो एडिशनल एयर आप इंस्पिरेशन से ले रहे थे उन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका मिल जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब आपकी लंग्स की कितनी कैपेसिटी है कि आप एडिशनल एयर ले सकते हो। ठीक है, सेम अगर एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात करूँ तो टाइडल वॉल्यूम प्लस में जितनी आप एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुली आप बाहर रिलीज कर रहे थे वो आपका टोटल कर दूँ दोनों को तो आपका क्या आ जाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तीसरा आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो इसमें आपका एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, प्लस में जो आप नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हो दैट मीन्स आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है, प्लस में आरवी मतलब क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम आपको मिलेगा। लास्ट सेकंड है आपका वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या है, आप सब चीज़ ऐड कर दो। ठीक है, ERVV,
टीवी मतलब आपका टाइडल वॉल्यूम, ईआरवी मतलब एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी आपको मिल जाएगी कि इस पर्सन की लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी है। और टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल मीन्स सबको मिलाकर, तो सारे वॉल्यूम जितने 4 वॉल्यूम थे, टाइडल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, चारों को मैं अगर ऐड कर दूंगी तो आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगा। ठीक है, 4 टर्म याद करो, उसके बाद ये कैपेसिटी वाली टर्म अपने आप याद हो जाएगी। सबसे पहला आपका था टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में आप नॉर्मल जितना इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो वो आपकी टाइडल वॉल्यूम होगी। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या है, आप फोर्सफुली एक्सपायर कर रहे हो, ठीक है, बाहर रिलीज करते हो एयर फोर्सफुली, तो जितनी एयर होगी वो आपकी क्या होगी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेम अगर मैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बोलूँ तो जो फोर्सफुली आप इंस्पायर करोगे तो जितनी एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर आपके लंग्स में आएगी वो आपका IRV होगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चौथा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है कि फोर्सफुली एक्सपिरेशन के बाद जितनी एयर आपके लंग्स में रह जाएगी, ठीक है, वो आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। उसके बाद आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, रेजिड्यू वॉल्यूम प्लस में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी में आपके वो तीनों हैं और टोटल लंग कैपेसिटी में आपका चारों को ऐड कर दोगे। क्लियर, ये टर्म बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या है कि आपने वो मैंने वैसे एक्सप्लेन किया था 10th में कि गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है, वही आपको करना है कि CO2 अंदर और O2 बाहर। तो सबसे पहले आपका टर्म एक पता होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या है, एक किसी भी गैस का मतलब एक मिक्सचर ऑफ गैस होती है आपकी एयर में, तो एक पर्टिकुलर गैस का जो प्रेशर होगा वो उसका क्या होगा, पार्शियल प्रेशर। जैसे मैंने बोला है, आपने एयर अंदर ली, सांस अंदर ली, तो उसमें आपकी O2 भी होगी, साथ साथ कुछ CO2 भी होगी, नाइट्रोजन गैस भी होगी। तो एक गैस का जो प्रेशर होगा वो उस गैस का क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जैसे O2 जब आपने अंदर ली तो O2 का जो प्रेशर उस गैस पे होगा वो उसका पार्शियल प्रेशर होगा। लेकिन अगर लंग्स की बात करूँ, ब्लड वेसल की बात करूँ, तो उधर CO2 ज़्यादा होगी और O2 कम होगी, तो CO2 का पार्शियल प्रेशर उधर ज़्यादा है। ठीक है, O2 का पार्शियल प्रेशर उधर कम है। इधर आपको एक टेबल दी है। ठीक है, टेबल में आपको क्या बताया है कि डिफरेंट प्लेसेस पे या आपके लंग्स में, एयर में किस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होता है। जैसे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 159। सेम एल्वेलाई की बात करूँ तो उसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 104। सेम अगर ब्लड की बात करूँ, कौन सा वाला, डीऑक्सीजनेटेड, तो उसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है, 40। और ऑक्सीजनेटेड में आपका कितना होता है, 95। और टिश्यू में कितना होगा, सेम, दैट इज योर 40। सेम अगर मैं CO2 की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक एयर में कितना पार्शियल प्रेशर है, 0.3। और एल्वेलाई में कितना है, 40। ब्लड में कितना है, 45। ब्लड वो भी डीऑक्सीजनेटेड में, ऑक्सीजनेटेड में भी कितना है, 40। और टिश्यू में आपका सेम 45 है। अब आपको एक्सचेंज कैसे होता है ये गैसेस का बताती हूँ। यह आपका डायग्राम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। ठीक है, सबसे ऊपर जो ये बाउल सा दे रखा है ये आपके एल्वेलाई है। ठीक है, एल्वेलस शो किया है, नीचे आपका हार्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे आपका बॉडी के टिश्यू हो गए। तो इनमें कैसे एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये देखो। सबसे पहले आपने एयर इंस्पायर्ड की, ठीक है, एयर इंस्पायर्ड करोगे तो अभी वो टेबल दिखाई थी, वहाँ सबका पार्शियल प्रेशर था, वही चीज़ यहाँ आएगी कि आपका जो पार्शियल प्रेशर है एल्वेलाई में, वहाँ पर O2 ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कितना है, 104। ठीक है, 104। और CO2 कितना है, 40 mmHg। ठीक है, और आपके जो ब्लड वेसल है, यहाँ पे जो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी नहीं पल्मोनरी वेन है,
यहाँ पे क्या होगा, O2 ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी में, सॉरी वेन नहीं, आर्टरी आपकी डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, तो वहाँ CO2 ज़्यादा O2 कम, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी में आपका CO2 ज़्यादा होता है, आपको पता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, तो यहाँ CO2 ज़्यादा और O2 कम, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो जाएगा, O2 क्या हो जाएगी आपकी, O2 आपके अंदर आ जाएगा और CO2 आपका बाहर चला जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रही है ना। आपको जो रेस्पिरेशन के 5 स्टेप बताए थे, सबसे पहले अपने ब्रीथिंग की, इंस्पिरेशन की, फिर दूसरे स्टेप पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की, तो वही O2 और CO2 की कंसंट्रेशन देखी, जहाँ ज़्यादा जहाँ कम थी वहाँ पे उसने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, तो लंग्स में आपका ऑक्सीजन ज़्यादा था तो वो ब्लड वेसल्स की तरफ चला गया, और CO2 कम, आपके जो CO2 कम था एल्वेलाई में, तो ब्लड से CO2 बाहर की तरफ चला गया। अब ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया, और अब कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन, कहाँ लेके जाएगा, आपके हार्ट के अंदर लेके जाएगा, ठीक है। हार्ट में आपके 4 चैम्बर थे, जो राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल था वो आपका डीऑक्सीजनेटेड कैरी करता था, और जो लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल था वो ऑक्सीजनेटेड कैरी करता था। तो ये लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल में ब्लड को लेके गया, वहाँ से ऑर्टा, ठीक है, अयोटा था ना लार्ज वाली, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आएगी और डिफरेंट बॉडी पार्ट में आर्टरीज के थ्रू क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी, ठीक है। अब आर्टरीज से ब्लड कहाँ गया, बॉडी टिश्यू में, ठीक है। बॉडी टिश्यू में क्या होगा, हर टाइम काम हो रहा है, ठीक है, हर टाइम वो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे काम करने की वजह से आपका जो ऑक्सीजन है वो साथ साथ यूटिलाइज कर रहा है, और CO2 रिलीज करता है, एक रिएक्शन हो रही है वहाँ पर टिश्यू के अंदर, तो ऑक्सीजन वो यूटिलाइज कर रहा है, CO2 वो रिलीज कर रहा है। इसका मतलब O2 उधर क्या होगा, कम होता जाएगा, और CO2 की कंसंट्रेशन हर टाइम बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही आर्टरीज वहाँ ब्लड लेके आएगी, तो उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है और CO2 कम, तो वो दोनों क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे O2 और CO2 का, जिससे ब्लड का O2 आपके टिश्यू में चला जाएगा और टिश्यू का CO2 आपके ब्लड में चला जाएगा। अब आपका ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके दोबारा से बॉडी, ये था ना बॉडी पार्ट से, पल्मोनरी बॉडी पार्ट से आपके किस में जाएगा, हार्ट में, थ्रू योर वीना कावा, ठीक है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, वहाँ से फिर वो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज दोबारा से ब्लड किसके पास लेके जाएगी, लंग्स के पास, ठीक है। तो इस तरीके से फिर वही सेम प्रोसेस रिपीट होगा और आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता जाएगा, ठीक है। ये टॉपिक वही है आपका, क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे कोई किसी को प्रॉब्लम। उसके बाद आपका लेयर बताइए कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, इधर देखो, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर, ठीक है। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 लेयर की बनी है। सबसे पहली है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, ऑफ एल्वेलाई। सेकंड है आपकी एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरीज, और थर्ड वन इज योर बेसमेंट सब्सटेंस इन बिटवीन देम, ठीक है। सबसे बाहर आपकी 2 लेयर है, बीच में आपका एक बेसमेंट सब्सटेंस है। एक है आपकी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम, दूसरी है आपकी एंडोथेलियम, और इन बिटवीन आपकी है बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। जो इसकी थिकनेस होती है, एल्वेलाई की जो आपकी थिकनेस होती है वो लेस देन मिलीमीटर है, लेस देन मिलीमीटर, mm से भी कम है।